सावलकोट जल विद्युत परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण चीज़ें, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना क्या है, कहाँ पे मतलब ये बन रही है और इसका सब कुछ पूरा डिटेल इसका। बाकी जो सिंधु जल समझौता था इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे पीपीटी में। इंपॉर्टेंट चीज़ रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड फिर फाइनली जो एमसीक्यू हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, सारा सब कुछ इसके बारे में एक सेशन में कवर करते हैं। तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना यानी सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों आया, सबसे पहले यही देखते हैं। तो देखिए, भारत द्वारा सिंधु जल जो संधि है यानी इंडस वाटर ट्रीटी है, इसकी समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर दशकों से लंबित सावलकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक जम्मू कश्मीर की परियोजना है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। अब यहाँ पे आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि मतलब किसी डैम को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लिया ये कोई नदी फ्लो हो रही है, तो सामान्यतः क्या होता है कि हम एक बड़ा सा डैम बनाते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनको लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे पानी होता है और पानी ऊंचाई से काफ़ी गिराया जाता है टरबाइन पे, जिससे बिजली पैदा होती है, ये होता है। लेकिन जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें किसी डैम की आवश्यकता हमें नहीं होती, हम डैम नहीं बनाते हैं। जैसे मान लिया ये रिवर जा रही है, तो यहाँ पे मतलब जो एक छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, पाइप्स के माध्यम से जो पानी होता है उसको काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और यहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं। तो ये टरबाइन जो है बिजली को उत्पन्न करते हैं। अब इसमें जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होते हैं इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे कि बाढ़ वाला जो एक कंसेप्ट होता है कि बाढ़ से दिक्कत होती है जो डैम बनाने में, तो बाढ़ इससे नहीं आती है। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग हैं वो विस्थापित नहीं होते, तो इस वजह से रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेनली इन्वायरमेंटल के लिए आप देखें तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये काफ़ी बेस्ट माने जाते हैं। तो ये रन ऑफ द रिवर एक प्रोजेक्ट है जो कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो यहाँ पे इस परियोजना की परिकल्पना 1980 के दशक में की गई थी, लेकिन सिंधु जल संधि के प्रावधानों और पाकिस्तान की आपत्तियों के चलते यह रुक गई। ठीक है, सावलकोट 2023-24 की जो घटनाक्रम है वो क्या है, तो भारत ने संधि के तहत पाकिस्तान के रवैये पर चिंता जताते हुए विश्व बैंक से मध्यस्थता प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। अब देखते हैं सावलकोट जो जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले स्थान कहाँ पे, तो ये चिनाब नदी पर बन रहा है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्षमता की बात करें तो 2185 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। कैसा ये टाइप का है, तो रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो हमने आपको ऊपर बताया, इसमें किसी डैम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्माण इसका कौन कर रहा है, तो एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपी डीसी, इन दोनों का एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी लागत तो 22,704 करोड़ रुपए और बांध की लंबाई 192.5 मीटर लंबा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी ये बांध है। वार्षिक उत्पादन तो 7,000 मिलियन यूनिट से अधिक सावलकोट जल विद्युत परियोजना का एक हिसाब से उत्पादन लक्ष्य है। तो ये सारा सब कुछ डिटेल था सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, लाभ क्या क्या होंगे, तो ऊर्जा सुरक्षा इससे मिलेगी। पहले में मतलब शीतकाल में जो जम्मू कश्मीर में बिजली की भारी कमी होती है वो दूर हो जाएगी। इससे जो आर्थिक लाभ होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश को ऊर्जा अधिशेष क्षेत्र में बदलने की संभावना, जिससे अधिशेष बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड को निर्यात भी हो सकेगा। बाढ़ का नियंत्रण, तो चिनाब के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ की जो संभावना उसमें कमी लाई जाएगी। और जो जल प्रबंधन यानी कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बेहतर जल की उपलब्धता होगी। तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना की ये पर्टिकुलर कुछ प्रॉफिट्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है वो क्या है। ठीक है, आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं कि सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सतलुज, ये मतलब कई बार जियोग्राफी में भी इसका ऑर्डर पूछा जाता है कि आप ईस्ट टू वेस्ट इनका ऑर्डर बताएं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा सिंधु का जो मतलब उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है। ठीक है, चलिए इस ट्रीटी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, अभी लास्ट काफ़ी फेमस भी रहा है, आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो इसमें हस्ताक्षर किसके किसके हुए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जो जल संधि है इसमें हस्ताक्षर हुए विश्व बैंक के मीडिएशन में, यानी उसकी मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच इसमें हस्ताक्षर हुए। अगर इसमें आप वर्गीकरण देखें नदियों का, तो पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां।
तो रावी, ब्यास, सतलुज, इस पे भारत को जो पूर्ण अधिकार है, और जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनमें ये पाकिस्तान को आवंटित है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इन पे पाकिस्तान का एक हिसाब से अधिकार है, और बाकी जो रावी, व्यास, सतलज हैं इन पे भारत का पूर्ण अधिकार है। भारत के अधिकार के लिए फिर वही घरेलू उपयोग है, सिंचाई है, जल विद्युत उत्पादन, लेकिन जल विद्युत उत्पादन ऐसा कि जिससे नदी का प्रवाह न बदले। पानी का बंटवारा 70-30 में हुआ, तो पाकिस्तान को 70% और भारत को 30% इसमें मिला। विवाद निवारण तंत्र बनाए गए, जिसमें कि जो स्थायी सिंधु आयोग बना, तटस्थ जो विशेषज्ञ वो बने, और उसके बाद जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, यानी जो मध्यस्थता न्यायालय होता है, वो बना। मध्यस्थता न्यायालय पॉलिटी में एक वर्ड होता है, इसको आप हमें कमेंट करके बताइए कि मध्यस्थ न्यायालय क्या होते हैं। एक बार ये मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो आर्बिट्रेशन होता है वो कैसे होता है। इसके बाद अगर इसका जियोपॉलिटिकल सिग्नल आप देखें, तो भारत इस संधि के प्रति अब अधिक प्रमुख रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहा है। पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद भारत तकनीकी शर्तों के दायरे में रहकर जल विद्युत परियोजनाओं में आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये इसका भू राजनीतिक संकेत है। फाइनली इसका कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि भारत की जल राजनीतिक और स्वास्थ्य और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है। पर्यावरणीय संतुलन के साथ इस परियोजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय विकास, बिजली आपूर्ति, कूटनीति, शक्ति संतुलन के नए रास्ते खोल सकता। तो ये सावलकोट जल विद्युत परियोजना, ये इसका फाइनली कंक्लूजन था। तो हमने यहाँ पे डिटेल में सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो देखे, क्यों ये चर्चा में है हमने यहाँ पे ये देखा, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं ये देखा, और जो सिंधु वाटर ट्रीटी 1960 में हुई उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें वो देखी। इसका जो जियोपॉलिटिकल सिग्नल है वो क्या है, वो सारा हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर एमसीक्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, यह परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। यह एक भंडारण आधारित यानी स्टोरेज बेस्ड जल विद्युत परियोजना है। यह एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की जा रही है, यानी ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कथन सही होगा केवल 1 और 3 सही होगा, क्योंकि ये जो है भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजना नहीं है। ये कैसी परियोजना है, ये रन ऑफ द रिवर एक परियोजना है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सावलकोट परियोजना कैसी है, चिनाब नदी पर, यानी जो पश्चिमी नदी है उस पर प्रस्तावित है, और ये रन ऑफ द रिवर प्रकार की परियोजना है, ना कि भंडारण आधारित। और ऐसे एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी यानी जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे केवल बी सही होगा, केवल 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन जो दूसरा दिया ये गलत होगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं इससे रिलेट करके। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए इस से आपके जो स्टैटिक पार्ट हैं जियोग्राफी के वो भी कंप्लीट होंगे, और उससे रिलेट करके जो करंट पार्ट हैं वो भी कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे झेलम है, रावी है, चेनाब है और सिंधु है। आपको इसमें से बताना है कि जो सिंधु जल संधि है उसके अंतर्गत पश्चिमी नदियों में शामिल नहीं, यानी जो पूर्वी नदियों, भी हमने यहाँ पे ऊपर देखा भी कि पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी हैं और पश्चिमी नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी हैं, रावी है, ब्यास है, सतलज है, और जो पश्चिमी नदियाँ हैं वो सिंधु है, झेलम है, चेनाब है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको ऑप्शन बी मिलेगा, यानी रावी। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो सिंधु जल संधि के तहत नदियां 2 वर्गों में बांटी गई हैं। पूर्वी नदियां जो रावी, व्यास, सतलुज हैं ये भारत को आवंटित की गई हैं, और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान को इसमें प्राथमिक उपयोग की मंजूरी दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो सावलकोट परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इससे प्रति वर्ष कितनी विद्युत उत्पादन की आशा है। तो 15,000 करोड़, 5,000 मेगा यूनिट, 22,704 करोड़, 7,000 मेगा यूनिट, 10,800 करोड़, 4,200 मेगा यूनिट, 30,000 करोड़, 10,000 मेगा यूनिट। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो अभी हमने ऊपर ही देखा 22,704 करोड़ इसकी प्रस्तावित लागत है, और 7,000 मेगा यूनिट जो प्रति वर्ष विद्युत उत्पादन क्षमता की आशा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एनएचपीसी के अनुसार इस परियोजना की लागत 22,704 करोड़ रुपए, और इसे सालाना 7,000 मिलियन यूनिट, सॉरी मैंने मेगा यूनिट कहा, मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4।
तो सिंधु जल संधि के में विवाद निपटान की 3 स्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। स्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ जो विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और मध्यस्थता न्यायालय। तो आपने ऊपर भी देखा 3 कौन कौन से हैं। एक तो स्थायी सिंधु आयोग है, फिर तटस्थ जो विशेषज्ञ हैं वो है, और उसके बाद जो आर्बिट्रेशन यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो है। एनजीटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सिंधु जल संधि की विवाद निपटान प्रणाली के 3 अंग, तो इसमें पहला स्थायी सिंधु आयोग, और उसके बाद तटस्थ जो विशेषज्ञ हैं, और उसके बाद फिर मध्यस्थता न्यायालय। ये 3 तो उसके अंग हैं। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संभावित लाभ सावलकोट जल विद्युत परियोजना से जुड़े हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में ऊर्जा अधिशेष की स्थिति उत्पन्न करना, चिनाब नदी के बाढ़ों को नियंत्रित करना, जम्मू कश्मीर में खनिज संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा देना। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपने ऊपर भी देखा कि जम्मू कश्मीर में ऊर्जा अधिशेष की स्थिति उत्पन्न करना, जिससे अदर स्टेट में भारत के जो है बिजली निर्यात की जा सके। चिनाब नदी जो है उसको बाढ़ों से नियंत्रित करना, जो बाढ़ आ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए। और जम्मू कश्मीर में खनिज संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा देना सावलकोट जल विद्युत परियोजना के उद्देश्यों से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये जो परियोजना है जम्मू कश्मीर को ऊर्जा अधिशेष क्षेत्र बना सकती है, और साथ ही यह बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन में भी सहायक होगी। खनिज संसाधन से इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो 5 थे ये कंप्लीट हुए सावलकोट जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड। यहाँ पे हमने उसकी सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा।